हरे कृष्णा। एफएम में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लेवरेज। कितनी तरीके के होते हैं लेवरेज? तीन। कौन कौन से तीन? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड। वैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग फाइनेंशियल तो पढ़ाया ही था और कंबाइंड लेवरेज का भी फॉर्मूला बता दिया था, तो आज उसको देख भी लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। कंबाइंड लेवरेज अकर्स व्हेन द कंपनी यूजेस बोथ, कौन कौन सा? फाइनेंशियल भी एंड ऑपरेटिंग भी। बताओ जरा, कंबाइंड लेवरेज के लिए आपको अगर ऑपरेटिंग लेवरेज दिया, फाइनेंशियल लेवरेज दिया, आप क्या करोगे कंबाइंड लेवरेज के लिए? दोनों को मल्टीप्लाई। तो कह रहा है दोनों यूज करते हैं टू मैग्नीफाई क्या? एनी चेंज इन सेल्स इनटू अ लार्जर रिलेटिव चेंज इन ईपीएस। आप इसको ईपीएस भी बोल सकते हो, ईबीटी भी बोल सकते हो। देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या था, तुम अगर कोई भी चेंज सेल में करते तो उसका कितना इफेक्ट ईबीआईटी में होगा, कितने परसेंट चेंज ईबीआईटी में होगा, ये ऑपरेटिंग लेवरेज बता रहा था। तभी फॉर्मूला था ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऑपरेटिंग लेवरेज का अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। फाइनेंशियल लेवरेज में क्या था कि कितने परसेंट चेंज तुम ईबीआईटी में करते हो तो कितना ईबीटी में होगा, तभी फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर हम कंबाइंड की बात करें तो परसेंटेज चेंज वाला मैंने लास्ट टर्म पे आपको नोट कराया था, जब मल्टीप्लाई होगा तो पता है ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज कट जाएगा, केवल कौन सा बचेगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, यही तो बचेगा। ये आपको लिखवाया था मैंने, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। यानी कंबाइंड लेवरेज ये बताता है कि अगर सेल में कोई भी चेंज आप करेंगे तो उसका ईबीटी में कितना चेंज होगा। और जाहिर सी बात है, अगर ईबीटी चेंज होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी चेंज होगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स चेंज होगा तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में भी चेंज आएगा और ईपीएस में भी चेंज आएगा। तो ये जो लाइन लिखी है कि कंबाइंड लेवरेज क्या करता है, आपको बताता है कि कोई भी चेंज अगर आप सेल में करेंगे तो उसका एक मैग्नीफाइंग इफेक्ट, लार्जर इफेक्ट दिखाई देगा आपके ईपीएस में। आप ईपीएस भी लिख सकते हो, अगर आप ईबीटी भी लिख दोगे तो भी सही है। आप समझे? इस लाइन को अगर हम ऐसे भी बना दें कि कंबाइंड लेवरेज अकर्स व्हेन द कंपनी यूजेस बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज टू मैग्नीफाई एनी चेंज इन सेल इनटू अ लार्जर रिलेटिव चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स, तो भी ठीक है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी लिखा जा सकता है, यहां पे अर्निंग पर शेयर भी लिखा जा सकता है। और दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है कंबाइंड लेवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, बताओ भाई। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का मल्टीप्लाई, ऑपरेटिंग का लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, ईबीआईटी कट जाएगा तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लेवरेज की अगर परसेंटेज चेंज से निकालना है तो ये क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। कुमार कंपनी है सेल्स ऑफ ₹25 लाख, 25 लाख रुपए की सेल है। वेरिएबल कॉस्ट है 15 लाख की, फिक्स कॉस्ट है 5 लाख की, डेट है 12,50,000, 8% जिसपे ब्याज का रेट है, और कंबाइंड निकालना है। कर पाओगे? बिना सॉल्यूशन देखे कर लोगे? करो, अभी करके बताओ, कंबाइंड लेवरेज निकाल के बताओ। टेबल आपको आती है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी, वहां तक की आप बनाओ, सारा डेटा पुट करो, फटाफट सुंदर तरीके से सॉल्व करके बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लवलीन, प्राची, स्निग्धा, आप लोग भी करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। 2.5, ओके, 2.5 आ गया, ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। आप पेपर में क्यों कर रहे हैं, पेज पे कॉपी नहीं है? अच्छा, अच्छा, फिर इसी में अटैच कर लेते हो क्या? अच्छा, घर जाके फेयर करते हो, क्या बात है।
तो तुमने कुछ निकाला तो है नहीं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी? कहाँ लिखा? वो तो सॉल्यूशन में दिया है हमने। तुमने इससे सॉल्यूशन से कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी उठा लिया। अरे वाह भाई वाह। कंट्रीब्यूशन आपका बहुत ज्यादा नहीं आ गया? कितने जीरो लगा दिया आपने? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा वाला? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ से हमें लगा बहुत भयानक आ गया तुम्हारा। 20 करोड़ आ गया। डन। 2.5 सभी का पक्का? आगे चलें अगले टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? कभी आपने ब्रेक इवन पॉइंट सुना है? इधर देखो, जिनका नहीं भी आया घर पे हो जाएगा ना 2.5। अब मेरी तरफ देखो, कभी आपने ब्रेक इवन पॉइंट सुना है? क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? वो सिचुएशन होती है जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि हम कितना ईबीआईटी कमाएं ताकि मेरा ईपीएस जीरो हो जाए, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, ईपीएस कितना हो जाए? जीरो। यानी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे ईपीएस जीरो होता है। तो जब भी हमसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कहे तो हमें निकालना होगा ईबीआईटी कि सर लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख के ईबीआईटी पे अगर ईपीएस जीरो है तो 1 लाख आंसर है, ईपीएस नहीं निकालना है। ईपीएस तो क्या रहेगा? जीरो। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ईपीएस जीरो होता है, यानी जितने ईबीआईटी पे ईपीएस जीरो। बहुत ध्यान से देखिएगा, इजी होता है आंसर, बहुत निकालना आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है और इसकी आने की संभावना रहती है। देखते हैं जरा क्या है। इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी। ये वो ईबीआईटी है जिसपे ईपीएस जीरो होता है। तो बड़ा सिंपल है। तो फॉर्मूले की बात करें तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है सर? इंटरेस्ट लेना है प्लस क्या करना है? क्या लिखा है? प्रेफरेंस डिविडेंड। बट प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करना है किससे? 1 माइनस टी से। ये जो डिवाइड है ना, ये केवल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड है, पूरे में डिवाइड नहीं, इंटरेस्ट के नीचे डिवाइड नहीं है। अब आप सॉल्यूशन सबसे पहले छुपाइए, फटाफट छुपाइए, है ना, देखना नहीं, वो तो दिया ही था नीचे, ऐसे नहीं करने का, ठीक है। हाँ, एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वांट टू नो इट्स फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अपना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जानना चाहते हैं, ईबीआईटी निकालना है कि कितने ईबीआईटी पे ईपीएस जीरो होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से। इक्विटी शेयर जिसकी एफवी है फेस वैल्यू, हर एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए और टोटल 5 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर है। 12% प्रेफरेंस शेयर। ये 12% मतलब 12% क्या चीज होती है? डिविडेंड का रेट। प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड। तो 12% प्रेफरेंस शेयर है 50 लाख रुपीस के, हर एक शेयर 100 रुपए का है, टोटल 50 लाख रुपए के। तो जब डिविडेंड निकलेगा तो 50 लाख का 12% होगा। 10% डिबेंचर है 10 लाख रुपीस के, टैक्स का रेट है 40%। छोटा सा क्वेश्चन है नीचे, प्लीज आप छुपा लें, सॉल्यूशन छुपा लीजिए और करके बताइए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। दो काम आपको करके बताने हैं, एक तो फॉर्मूला रख के सबको अपना अपना सुंदर तरीके से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, और फिर दूसरा चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? आपका जो भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आया, ईबीआईटी आया, उस ईबीआईटी पे ईपीएस चेक करो जीरो होता है कि नहीं। ईबीआईटी से आपको आता है ना, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर। टेबल याद है कि देखनी पड़ेगा? अगर देखनी पड़े तो देख भी सकते हैं, पहली वाली शीट में मैंने आपको दी थी। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाइए, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, फिर दूसरा काम चेक करिए। एग्जाम में तो केवल फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल के रख देंगे, लेकिन अभी हम चेक इसलिए कर ले रहे हैं कि सही वाकई जीरो हो भी रहा है कि नहीं। तो देखते हैं कौन सा बच्चा करेगा, करके बताइए। तो कैसे आएगा 11 लाख? कैसे आया आप लोगों का, हमको बताओ। सबसे पहले आपने क्या निकाला? इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट कितना आया बताओ? 1 लाख। भाई 10 लाख रुपीस के डिबेंचर थे, 10% आपने इंटरेस्ट निकाला, 1 लाख का हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। उसके अलावा आपने प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना निकाला? 6 लाख। 50 लाख का 12% 6 लाख, और डिवाइड 1 माइनस टी। अब ये टी कैसे निकला? टैक्स रेट तो 40% दिया था, कैसे किया?
इतना दिमाग लगा लिया। 40% मतलब है 40/100, दैट इज 0.4। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट प्लस 6 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस 0.4। तो 1 माइनस 0.4 करोगे तो नीचे कितना बचेगा? 0.6। 6 लाख डिवाइड बाई 0.6 कितना होगा? 10 लाख। 1 लाख प्लस 10 लाख 11 लाख। और आपने उसके बाद चेक करके देखा तो जीरो पाया, सभी लोग ने चेक कर लिया। तो अगर हम लोग ईपीएस निकालने की कोशिश करें 11 लाख के ईबीआईटी पे, तो 11 लाख का ईबीआईटी, इंटरेस्ट हो गया 1 लाख, ईबीटी 10 लाख, टैक्स 4 लाख। 4 लाख क्यों? क्योंकि 40% था। ईएटी 6 लाख और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी 6 लाख है। तो आप देख सकते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निल या जीरो। और जीरो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या होगा? जीरो होगा। तो ईपीएस हमारा जीरो हो गया। क्लियर? पक्का? अगला जो इसमें टॉपिक है वो है इनडिफरेंस पॉइंट का। ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इनडिफरेंस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब ये इनडिफरेंस पॉइंट का सर मतलब क्या होता है ये बताइए। मान लो हमें एक बिजनेस शुरू करना है, मेरी तरफ देखो। मान लो हमें एक बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस के लिए हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, टोटल 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये 1 करोड़ कहां से आए? तो मेरे पास दो ऑप्शन है। लेट्स से एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इक्विटी से 80 लाख रुपीस ले आऊं, इक्विटी शेयर इश्यू करके, इक्विटी शेयर लिखा है शॉर्ट में, 80 लाख ले आऊं और बाकी लेट्स से डिबेंचर्स इश्यू कर दूं, यानी डेट से पैसा ले आऊं 20 लाख का। 80 लाख रुपए इक्विटी से ले आया और 20 लाख रुपए डेट से ले आया। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं एक काम करूं, मैं इक्विटी से ले आऊं लेट्स से 40 लाख रुपए और डेट से ले आऊं 60 लाख। ऐसा दो ऑप्शन मेरी निगाह पे है। 1 करोड़ रुपए की मेरे को जरूरत है और मेरे पास एक फाइनेंशियल प्लान है ए और एक फाइनेंशियल प्लान है बी। सर ये फाइनेंशियल प्लान मतलब? फाइनेंशियल प्लान मतलब फाइनेंस कहां से आएगा? फाइनेंस करने के लिए प्लान। तो एक प्लान है कि इक्विटी ज्यादा रखूं, जो पहला वाला प्लान है ए वाला, और डेट का कंपोनेंट कम रखूं। और दूसरा प्लान है कि इक्विटी कम रखूं और डेट का कंपोनेंट ज्यादा रखूं। अब इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है वो सुनो। इनडिफरेंस पॉइंट ये होता है कि हम सर कितना ईबीआईटी कमाएं ताकि दोनों फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस सेम आए। फिर से सुनना, कितना ईबीआईटी कमाएं ताकि जब इस पे ईपीएस निकाले और जब इस वाले प्लान पे ईपीएस निकाले तो दोनों ईपीएस सेम आए। कितने आए? मतलब अगर मान लो इसमें 5 आ रहा है, 5 ऐसे लिख दिया, आ नहीं रहा है, मैंने अपने मन से मान लिया। इसमें 5 आ रहा है तो इसमें भी 5 है, या इसमें 6 तो इसमें भी 6। Indifference point is the point at which two different financial plan give the same EPS. Indifference point वो पॉइंट है जिसपे दो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान सेम ईपीएस देते हैं। यानी कितना ईबीआईटी कमाए ताकि दोनों में सेम ईपीएस हो। आपको याद हो तो मैंने ना लास्ट टर्न पे आपको एक क्वेश्चन कराया था बिना ये पढ़ाए कि इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं कौन सा क्वेश्चन, आपको याद आ जाएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें ये वाला, जिसमें हम लोगों ने ईपीएस निकाला था। 1 मिनट इस पे फिर से रिवाइज करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास दो फाइनेंशियल प्लान थे, 50,000 की जरूरत थी। पहला प्लान था कि डेट से ज्यादा पैसे ले आए 40,000 रुपए और इक्विटी से मात्र कितने रुपए लाए? 10,000। दूसरा प्लान था डेट से कम लाए और इक्विटी से ज्यादा लाए, ला दोनों में 50,000 ही रुपए रहे थे। ये दो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान थे, दोनों में 50,000 ही ला रहे थे। और फिर मैंने आपको ईबीआईटी दे दिया था कि ईबीआईटी अगर 5,000 है तो दोनों में ईपीएस कितना होगा, और 12,500 है तो दोनों में ईपीएस। याद आ गया ना, क्वेश्चन किया था। तो जब आपने 5,000 के ईबीआईटी पे ईपीएस निकाला था तो दोनों प्लान में आप देखो तो ईपीएस सेम आया था। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में इनडिफरेंस पॉइंट क्या होगा तो हम कहेंगे 5,000।
5,000 के ईबीआईटी में दोनों पे ईपीएस सेम है, बट ये निकलता कैसे? यहां तो मैंने दे दिया, आपने तो बस 5,000 का ईबीआईटी पुट किया और ईपीएस निकाल लिया और आपने कहा सेम आ रहा है। बट हमें 5,000 तो खुद निकालना पड़ेगा ना, ईबीआईटी दिया थोड़ी ना होगा, हमें तो वही तो निकालना। इंडिफरेंस पॉइंट में हमें ईबीआईटी ही निकालना होगा कि कितना ईबीआईटी कमाए ताकि ईपीएस दोनों प्लान में सेम आए। अब जैसे अगर हमने 12,500 पे निकाला था तब भी क्या सेम आ रहा था? आंसर इज नो। 12,500 ईबीआईटी पे ईपीएस यहां पे 4.25 आ रहा था, यहां पे 1.44 आ रहा था। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी ईबीआईटी लिख देंगे और कोई भी ईबीआईटी में दोनों प्लान में ईपीएस सेम हो जाएगा, वो एक ही होता है। या तो वो कोई एक अमाउंट होगा, 5,000 भी हो सकता है, 6,000 भी, 7,000 भी, या जरूरी नहीं कि राउंड फिगर हो 7,444, कुछ भी फिगर हो सकती, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या चीज होती है फिर से समझते हैं, क्या होती है मेरे साथ बोलो? वो पॉइंट जिसमें दो फाइनेंशियल प्लान, हमेशा इंडिफरेंस पॉइंट कितने फाइनेंशियल प्लान में निकलता है? दो, ना 3 में ना 1 में। 1 में खुद में क्या निकलेगा? हमेशा 2 को कंपेयर करते हैं एट ए टाइम, 2 को। दोनों फाइनेंशियल प्लान में कितना ईपीएस मिले? 0 मिले कि सेम मिले? सेम। 0 नहीं बोल रहा हूं, 0 तो बन जाता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, उसमें तो एक ही प्लान होता है कि सर कितना ईबीआईटी कमाए कि इस प्लान में ईपीएस 0 हो जाए। इंडिफरेंस पॉइंट में 2 पॉइंट होते हैं, 2 प्लान होते हैं जिसपे कितना ईबीआईटी कमाए ताकि दोनों में ईपीएस सेम आए। अब इसको निकालते कैसे? इसका फॉर्मूले पे अगर बात करें सबसे पहले तो साहब इसका एक सुंदर सा फॉर्मूला इंडिफरेंस पॉइंट का। क्या फॉर्मूला है सर? ये बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्या है? ईबीआईटी दिख रहा है ना आपको? देखो दोनों प्लान में हमें क्या चाहिए, क्या चीज सेम हो जाए? ईपीएस। ईपीएस निकलता कैसे जरा बताना। ईबीआईटी से टेबल याद है ना आपको? ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। फिर क्या माइनस करते हैं? टैक्स। फिर क्या माइनस करते हैं? मतलब ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या बचता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। यहां मैंने ये जो फॉर्मूला है ये कोई आसमान से नहीं उतरा, ये फॉर्मूला सिर्फ ये है कि दोनों अर्निंग पर शेयर को इक्वेट किया है। मतलब अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये जो पहली लाइन में लिखा है ये इसको माइनस कर करके बचेगी वो अर्निंग जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो पहले वाले फाइनेंशियल प्लान में है तो पहला ईपीएस आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जो लिखा है ये दूसरे वाले की अर्निंग है जो इक्विटी शेयर की बचेगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये दूसरे का ईपीएस आ जाएगा। और दोनों ईपीएस को इक्वेट करना ही है, यही हमको करना है। तो अब किया क्या, कैसे लिखा है पूरा पढ़ें अगर तो लिखा है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी में जैसे इंटरेस्ट माइनस कर दो क्या क्या बचेगा? ईबीटी। ईबीटी में फिर क्या माइनस होता है? टैक्स। टैक्स माइनस करके ईएटी बचता है, तो या तो टैक्स माइनस कर दो या मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स कर दो। देखो अगर मान लो सपोज करो किसी का, इधर देखना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ लेना। ईबीटी, ईबीटी कैसे आया होगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके। मान लो किसी का ईबीटी 100 है, टैक्स है 40%, तो कितना हो गया टैक्स? 40, और ईएटी 60 है, 60 ही बचेगा। अब ये जो 60 बचा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, कैसे कि हमने ईबीटी पकड़ा 100 और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स। सर 1 माइनस टैक्स मतलब 100 इंटू 1 माइनस 0.4। 0.4 कैसे? 40% मतलब 0.4। और अगर आप 100 मल्टीप्लाई ये 1 माइनस 0.4 कितना होता है? 0.6, तो 60 आ जाएगा ना। जाहिर सी बात है अगर 40% टैक्स है तो रिमेनिंग फिगर कितने परसेंट होगी? 60% होगी। यही यहां लिखा गया है कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट किया तो ईबीटी आ गया, मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, तो जैसे ही जितना अभी इस समय ये इतना पोर्शन करते हैं तो हमारा बन जाता है ईएटी। क्या बन जाता है? और उसमें सर प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं और 1 प्लस टैक्स करते हैं। सर 1 प्लस टैक्स क्यों करते हैं? 1 प्लस टैक्स इसलिए करते हैं, अगर आप समझ पाए तो, जो इनकम टैक्स होता है ना उसमें इंटरेस्ट तो जो होता है ना वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर होता है। जब आप अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे ना अपने एग्जीक्यूटिव के लेवल में तो एक टैक्स का पेपर आएगा, टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ हो जाता है इनकम टैक्स में। अलाउ होने का मतलब जितना इंटरेस्ट माइनस करके फिगर बचती है ईबीटी जो बचता है उस पर टैक्स लेती है सरकार, लेकिन प्रेफरेंस का डिविडेंड का खर्चा अलाउड नहीं होता है। इसलिए प्रेफरेंस का खर्चे को हम जब भी लिखते हैं तो नॉर्मली 1 प्लस टी यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी अभी मैं टेबल करूंगा उसमें भी एक बार क्लियर कर दूंगा। सर उसको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो प्लान ए के, इससे क्या आ जाएगा बताओ? इतने करने से क्या आ जाएगा? ईपीएस प्लान ए का। और सेम चीज यहां लिखिए, आप कंपेयर करो दोनों को।
न्यूमरेटर में एग्जैक्टली सेम लिखा है, बस यहां पे यहां वाला इंटरेस्ट होगा, प्लान बी का इंटरेस्ट होगा। प्लान ए में, प्लान ए का मान लो अगर प्लान ए में 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, 10% का इंटरेस्ट है, तो प्लान ए में इंटरेस्ट लिखेंगे 1 लाख का। प्लान बी में 50 लाख का डिबेंचर है, 10% है, तो 5 लाख का इंटरेस्ट। बाकी सब कुछ ठीक, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान बी में। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर आप करिएगा, पहले एक बार समझ लेते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि इसको ना आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में है, ये पूछ सकता है आपसे। आ न्यू प्रोजेक्ट, सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, ठीक है। यहां से आ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले ऑफ ₹400 लाख। सर आउटले मतलब आउटले या आउटफ्लो एक ही बात होती है, या इन्वेस्टमेंट भी आप बोल सकते हैं। कैपिटल लगेगी, आउटफ्लो मेरी जेब से पैसा जाएगा। एक होता है इनफ्लो पैसा आना, और एक होता है आउटफ्लो पैसा जाना। यार एक नया प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं जिसमें जो कैपिटल आउटफ्लो है वो 400 लाख का है। 400 लाख मतलब आप 4 करोड़ भी बोल सकते हैं। 4 करोड़ की जरूरत है साहब हमको। 400 लाख या 4 लाख में 5 जीरो, 2 जीरो, ये 4 करोड़ या 400 लाख कैसे आएगा सर? इतना पैसा कहां से लाएंगे? द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रेज्ड, कैसे? आइदर फुली बाय इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, या तो पूरा पैसा किससे ले आए? पूरा इक्विटी से। पूरे 4 करोड़ रुपए के क्या इश्यू करने हैं? आइदर फुली बाई इक्विटी शेयर, और हर एक शेयर कितने का होगा? 100 का। मान लो हमें 400 लाख रुपए लाने इक्विटी से, 400 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, इक्विटी शेयर, और हर एक शेयर 100 रुपए का। यहां लिख रहा हूं हर एक शेयर 100 का है, 100 का है हर एक शेयर। 400 लाख रुपए चाहिए। आप मेरे को बता सकते हैं क्या कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? आप क्वेश्चन मेरा समझ गए ना? हमें इक्विटी वालों से 400 लाख रुपए लाने हैं, हर एक शेयर 100 रुपए का है। एक शेयर देंगे 100 मिलेंगे, 2 शेयर देंगे 200 मिलेंगे। हमें कितने शेयर उनको देने पड़ेंगे? 4 लाख। वेरी गुड, कुछ नहीं किया, 400 लाख डिवाइड बाई 100, तो लाख को लाख ही कर देते, डबल 100 से डिवाइड करेंगे तो डबल जीरो हट जाएगा। 4 लाख यानी नंबर ऑफ शेयर, जब 4 लाख शेयर इश्यू करोगे, 100 रुपए का एक शेयर होगा तो 400 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले ऑफ 400 लाख, रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रेज्ड आइदर फुली बाय इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, और या फिर दूसरा ऑप्शन क्या सर? 2 फाइनेंशियल प्लान तो चाहिए तभी इंडिफरेंस पॉइंट आएगा। दूसरा ऑप्शन है और बाय इक्विटी शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ 200 लाख। 200 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो बचा हुआ 200 लाख, लोन ले आए 200 लाख का, कितने परसेंट ब्याज पे? 15%। 2 ऑप्शन समझ में आ गए आपको? पहला ऑप्शन है कि डेट 1 भी रुपए का ना लाए, पूरे 400 लाख रुपए के क्या इश्यू करें? इक्विटी शेयर। दूसरा ऑप्शन क्या है? आधा इक्विटी आधा डेट। वेरी गुड। आगे एज्यूम करिएगा टैक्स रेट 40% का। ठीक है सर, निकालना क्या एग्जाम में? कैसे पता चलेगा कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है? क्या पढ़ के? ये पढ़ के, कैलकुलेट फिगर ऑफ ईबीआईटी दैट वुड कीप इक्विटी इन्वेस्टर इनडिफरेंट ऑफ द 2 ऑप्शन। ये पढ़ के एग्जाम में समझना पड़ेगा कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। वहां मैं नहीं समझाने आऊंगा। कई बार ये भी होता है कि आता तो है लेकिन क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ में आ रहा निकालना क्या था। हम फॉर्मूले तो सारे रट के गए फॉर्मूले तो सब आते, क्वेश्चन पढ़ के हम यही नहीं समझ पाए कि इंडिफरेंस पॉइंट का लगाना है कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लगाना है कि क्या ही लगाना है, या कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। पढ़ के समझ में आ रहा है? कह रहा वो ईबीआईटी जिसमें इक्विटी इन्वेस्टर इनडिफरेंट रहेगा दोनों ऑप्शन, यानी इक्विटी वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ईपीएस अगर दोनों में सेम होगा तो इक्विटी वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। ईपीएस अगर इसमें भी 10 रुपए है उसमें भी 10 रुपए। 10 एग्जाम्पल है, तो कैसे निकालेंगे सर? आओ फॉर्मूला हमारे पास है, पहले आप देखना और फिर मेरी मदद करना, फिर आप बाद में नोट करना। तो चलो मेरी मदद करो, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, ठीक है ना? बस इसी को मैं पुट कर रहा हूं। सबसे पहले ईबीआईटी ही निकालना है। आपको दिख रहा है ना फॉर्मूला की छोटा छोटा है, दिख रहा है? ईबीआईटी निकालना है तो ईबीआईटी को ईबीआईटी ही लिखा रहने दो, या आप एक्स भी मान सकते हैं। अगर आप एक्स मान के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने ईबीआईटी को ईबीआईटी लिखा रहने दिया। माइनस इंटरेस्ट। बताओ पहले वाले में इंटरेस्ट कितना होगा? 0, क्योंकि पहले वाले में डेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट में 0 लिख दिया। 1 माइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी, टी 40% मतलब 0.4। वेरी गुड सर बेटा सर, माइन ब्रैकेट बंद करिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले वाले में प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? हाई नहीं, ना पहले में है ना दूसरे में। मैं एक बार लिख रहा हूं फिर डिलीट करूंगा, आपको समझा के। देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड 0 हो जाएगा, फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको? पीडी, ये पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड 0, और मल्टीप्लाई में क्या है? पीडी के बगल में मल्टीप्लाई में 1 प्लस टैक्स।
तो अगर मैं 1 प्लस 0.4 करूंगा तो ये देखिए इतना पोर्शन अगर आप केवल देखो तो ये क्या बन जाएगा, 0 ही हो जाएगा भाई। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1.4 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड 1.4 0। तो जब प्रेफरेंस का डिविडेंड ही नहीं है तो मैं ये फिगर ना ही लिखो तो भी चलेगा ना, आप समझ रहे हो। तो मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूं, समझा के डिलीट करता हूं, इसलिए नहीं लिखा प्रेफरेंस का डिविडेंड, क्योंकि वो पोर्शन इतना जो ये येलो से हाईलाइटेड इससे मैं आपको दिख रहा है ये अपने आप 0 हो जाएगा जब प्रेफरेंस शेयर नहीं है। होंगे तो लिखना पड़ता, सर डिवाइड करो। सर डिवाइड बेटा किससे करूं, सर बेटा सर डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो प्लान ए में है। प्लान ए के इक्विटी शेयर कितने इश्यू करने पड़ेंगे आपने बताया था, 4 लाख। 4 लाख सबको समझ आ गया, 400 लाख रुपए चाहिए, 100 रुपए का एक शेयर है तो 4 लाख, तो मैं 4 लाख शेयर लिख देता हूं, 4 और 5 जीरो लगा देता हूं, ठीक है ना। इज इक्वल टू दूसरे का ईपीएस है, पहले का ईपीएस आ गया, फिर इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी जिससे आप बचपन तक भागते रहे हो ना, भाग भाग करके सीएस पहुंचेगी। सीएस में किसी ने बताया मैथ्स नहीं है कैलकुलेशन फिर आ गया, आप टेंशन ना लो मैं सॉल्व करा दूंगा। तो ये पोर्शन समझ आ गया। दूसरा ईबीआईटी, ईबीआईटी को सर ईबीआईटी लिखा रहने दो, माइनस इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट होगा क्या दूसरे वाले में, कितना होगा, 200 लाख का लोन है, 15% ब्याज है। कैलकुलेटर आप यूज करके 200 लाख का 15%, 30 लाख बच्चे तारे, बाकी यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 200 लाख का 15%, हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छा आप लोग किसमें कंफर्टेबल हैं, ईबीआईटी को ईबीआईटी लिखा रहने कि एक्स मान ले, किसमें कम, ईबीआईटी चलेगा ना, ठीक है। कितना आता है, 30 लाख आता है। 200 लाख, 200 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे, 7 लाख के 5 और 0 डबल 0, ये ठीक है, समझदार बच्चे। ओके तो सर 30 लाख ये, तो मैं 30 लाख अभी लिख दे रहा हूं, 5 जीरो अपने लोग याद रखेंगे ना, लाख लिखा ही दिया। और सर मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स यानी 1 माइनस 0.4, ठीक है, डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर यहां पे भी 4 लाख लिख दो ना, खत्म करो, 4 लाख इक्विटी शेयर, 4 लाख लिख दें, नहीं जी नहीं, 2 लाख। 2 लाख कैसे आए, वेरी गुड, 200 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, हर एक शेयर 100 का है तो 2 लाख शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, तो डिवाइड बाई 2 लाख। अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए अगर आपको पता हो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग और लगा लें तो यही काट पीट के खत्म करते हैं। देखिए ये 2 लाख और ये 4 लाख ऐसे कट जाएगा, आप समझ गए, 2 लाख और 4 लाख क्यों कट जाएगा, 2 लाख इधर जाएगा तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे नीचे ही काट देना, इतना लंबा कौन मल्टीप्लाई करेगा। 2 लाख और 4 लाख कितना, 2 बचेगा ना, 2 लाख कहां बचेगा, 5 जीरो तो कट गए, 2 और 4, 2 2 जा 4, 2 बचेगा कि 2 लाख बचेगा, 2 बचेगा ना, ये सबको है ना, गया ना, ठीक है। नहीं तो मैं मैथ्स की भी स्पेशल क्लास लगवा सकता हूँ, फीस ले लूंगा आपसे, मैथ्स वाले टीचर हमारे बहुत शानदार टीचर, उनको बुला के, ये बचेगा 2 बचेगा ना, हाँ चलो ठीक है। अच्छा अब इसको ऊपर वाले पोर्शन को भी सॉल्व कराओ बेटा, यहां लिख रहा हूं पहले ईबीआईटी माइनस 0, इधर वाला लेफ्ट वाला पोर्शन देखना, ईबीआईटी माइनस 0 कितना हुआ, ईबीआईटी और मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.4 कितना हुआ, 0.6। तो ईबीआईटी में अगर 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 ईबीआईटी लिख लूं मैं, ठीक है, तो 0.6 ईबीआईटी अपॉन 2 बचा था ना उधर, काट पीट के बराबर किया था, इज इक्वल टू, इधर ईबीआईटी माइनस 30 लाख है और ये 1 माइनस 0.4, 0.6 बचेगा, 0.6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, किसमें, ईबीआईटी मल्टीप्लाई होगा कि 30 लाख में, दोनों में, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करें तो अगर 0.6 तो ये हो जाएगा 0.6 ईबीआईटी माइनस 30 लाख में 0.6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 18 लाख, ठीक है, तो 18 और 5 जीरो लिख दे रहा हूं, 18 लाख। अपॉन में तो यहां कुछ है नहीं, अपॉन तो 1, आप चाहो तो ये 1 बचेगा तो 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, डिवाइड बाई 1 किसी में लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब इसको कैसे सॉल्व करें हमको बताओ, 2 को कहां ले जाएं, वहां ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दे बच्चे करे, ठीक है वो भी कर देते हैं जो आप कहो। 0.6 ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, जरा करो 0.6 ईबीआईटी में 2 मल्टीप्लाई, 1.2 ईबीआईटी माइनस 18 लाख में 2, 36 लाख, ठीक है, और भाई साहब 36 लाख को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.2 ईबीआईटी, और ये वाले ईबीआईटी को इधर ले जाओ राइट हैंड साइड तो माइनस 0.6 ईबीआईटी। जहां पे आपको लगे कि बाउंस होना शुरू हो गया, मैथ्स इतनी नहीं समझ आ रही, हमको बता देना, मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि जिसके भी मैथ्स में हाथ थोड़े से तंग हो वो समझ पाए। ये 1.2 ईबीआईटी माइनस 0.6 कितना बचता है, 0.6, तो 0.6 ईबीआईटी इज इक्वल टू 36 लाख, ईबीआईटी कितना हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 36 लाख अपॉन 0.6। सर मैथ्स छोड़ के तो यहां आए थे, लेकिन मैथ्स ने आपको नहीं छोड़ा। मैथ्स देखिए कितनी वफादार है, उसने आपको नहीं छोड़ा, आपने जरूर उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने आपसे सच्चा प्यार किया था आपको। आपको मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। तो 60 लाख आया, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आनी चाहिए ना। अरे जब पैसा कमाओगे, कहीं इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने निकलोगे, तो थोड़ा बहुत तो आएगा, तब तो कैलकुलेट कर पाओ कितना रिटर्न मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आएगी तो पैसा कैसे कमाओगे? पैसा कमाना चाहते हो? नहीं, नहीं वो पीछे नहीं कह रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए। तो वाली तो कह रही बेकार में पढ़ रहे हैं, बताओ, डांट दिया इन्होंने हमको। खैर नोट करिए, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। पहले पूरा फॉर्मूला लिखिए फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देख देख के नोट करोगे कि खुद से एक बार ट्राई करोगे? भी खुद से करोगे, चलो ठीक है, फॉर्मूला लिखो और फिर एक बार खुद से ट्राई करो। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आप लोगों को? कब याद करोगे? आज? अच्छा, जितने तुम लोग प्यार से आज कहते हो, तुम लोग को भी पता है ना कि तुम लोग भी मजाक कर रहे हो, हम भी मजाक कर रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है ना। बहुत से नालायक तो घर में जाके बैग ही नहीं खोलते हैं, वही बैग अगले दिन उठा लाते हैं। सारी बुक सब कुछ रख रखा है बैग में, वही जाकर के घर चला जाता है, वापिस आ जाता है। हम सोच रहे हैं एक सिस्टम, जैसे आजकल नहीं छोटे स्कूल के बच्चों का बुक्स वगैरह यहीं जमा कर लेते हैं, ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो जो बच्चे ऐसे हों कि जो घर पे खोलते ही नहीं, जरूरत ही ना हो, वो यहीं जमा कर दिया करो, ताकि खाली हाथ आ गए, अपना खाली हाथ चले गए। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग सिर्फ सत्संग सुन रहे हो कि कुछ कर भी रहे हो? हैं? कोई ना सॉल्व कर पा रहा हो तो बताना, मैं समझा दूंगा, या सॉल्यूशन देखना हो तो बता देना, शर्माइएगा नहीं, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको। कहीं पे भी अटक रहे हूं तो आप रेफर कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अगली बार आप कर पाए। ये सॉल्यूशन है, अगर आपको रेफर करने की जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, ना पड़े तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम्म। जब ईबीआईटी निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, तब एक बार ईपीएस भी दोनों प्लान में निकाल के चेक करना आता भी है सेम की नहीं, वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिख लेना, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईवीटी लेस टैक्स, ईएटी वगैरह पूरे टेबल लिख लेना ईपीएस तक, और दोनों प्लान में ईपीएस चेक करना कि सेम आ रहा है कि नहीं। क्या वो रितिका कहीं अटक नहीं है क्या?
कितने बच्चों की स्कूल लाइफ में मैथ्स अच्छी थी? बस बाकी का डिब्बा गोल है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। इससे ये सीख मिलती है, मतलब जिससे आप दूर भागोगे वो आपके नजदीक आता रहेगा है। आप बचपन से मैथ से दूर भागते रहे, नहीं नहीं बस बस बस। अच्छा, ये कोर्स भी इसीलिए ज्वाइन किया है कि नहीं? है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पार्ट है, वो करते करते हो जाएगा, बाकी ऐसा बहुत तगड़ा कुछ नहीं है। मेरा तो क्या था, मैं अपने स्कूल में ना सारे क्वेश्चन खुद बोर्ड पे सॉल्व कर देता था, सर से पूछ पूछ के कि सर मैं सॉल्व कर दूं, मैं सॉल्व कर दूं मैथ्स के। तो कहते थे हाँ। फिर एक समय ऐसा आ गया, तो वो डीम्ड था, और जिस दिन अगर कभी मैं एब्सेंट हो गया, वैसे मैं बहुत रेयरली एब्सेंट होता था, उस दिन वो पढ़ाते ही नहीं थे। अच्छा, उसमें मेरा क्या होता था, मैं ना आगे से आगे पढ़ के जाता था, तो खूब सारे क्वेश्चंस लगा करके जाता था, और फिर वहां बोर्ड पे एक बार सॉल्व करता था। रंगबाजी भी अलग होती थी, है ना, कॉलर ऊपर करके। नहीं, दोस्त थे, दोस्त ऐसा ऐसे ऐसे वैसे नहीं थे सब। नहीं 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 नहीं, वो बल्कि हमसे पूछते थे, कोई नहीं कहते छुट्टी मारो। वो बल्कि डाउट होता तो सर के पास नहीं जाते थे, ओपी शर्मा नाम था उनका, वो जादूगर वाले नहीं, दूसरे थे वो। हाँ, तो लेकिन वो मेरे पास आते थे, मेरे बड़े मजा आती थी। वो पता नहीं बचपन से, या तो टीचिंग स्किल समझ लीजिए, वो खून से कह लीजिए आए थे, पता नहीं कैसे आए थे। हमको पता ही नहीं था कि बड़े होकर के क्या बनना है, लेकिन मजा आती थी। अच्छा, उससे क्या होता था ना, खुद भी अपनी प्रैक्टिस होती रहती थी। बाकी बच्चे क्या निकाल रहे हो तुम लोग? ईवीआईटी निकाल रहे हो? ईपीआईटी आ गया 60 लाख? किसका किसका ईबीआईटी आ गया 60 लाख? हैंड रेस करो। ओके, तो आप लोग क्या ईपीएस निकाल रहे हो? ठीक है, निकालो। अब दोनों लेवल पे ईपीएस चेक करो, एग्जाम में नहीं करने की जरूरत है, एग्जाम में केवल इतना निकाल दोगे 60 लाख, ठीक है। क्योंकि वहां पे अगर नहीं बोल रहा है और टाइम आपके पास नहीं है तो मत करना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि दोनों ईबीआईटी, मतलब 60 लाख की ईबीआईटी पे दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम है कि नहीं। कितना ईपीएस आ रहा है दोनों में? 9 आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी एक बार निकाल लो। दोनों में 9 आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं। डन, आ गया सबका 9 आ गया, पक्का। चलो अब अपन लोग क्या करते हैं,
जो ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3, अगर इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मूले से जरा इंडिफरेंस पॉइंट निकालें तो निकल आएगा? मतलब इस क्वेश्चन में मैं केवल इतना दूं अगर आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन जो था, अगर इसमें मैं ये दे दूं आपको यहां तक और आपसे कह दूं कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट, जैसे इतना ना दूं, ये जो नीचे ईबीआईटी वगैरह दिया था, मान लो अगर मैं ये ना दूं आपको, आप काटना नहीं, आप सिर्फ सुन लेना, इतने दे दूं और कह दूं कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट, तो क्या आप निकाल पाओगे इस क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट? सेम दो प्लान है, फॉर्मूला लगा के ईबीआईटी निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ, निकालो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें निकालो जरा इंडिफरेंस पॉइंट, फॉर्मूला वही लगाना और निकालो कि कितने ईबीआईटी में दोनों पे ईपीएस सेम होगा। प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना और एक बार हमको चेक करा देना यहाँ करके, जिसका होता जाए एक बार यहाँ आके हमको चेक करा दीजिएगा, फॉर्मूला लिख के करिएगा। ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, दैट इज ईबीआईटी एट विच बोथ फाइनेंशियल प्लान विल हैव सेम ईपीएस। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिख के सॉल्व करके सुंदर तरीके से फिर आइएगा। टैक्स आप, हाँ ये टैक्स ले लीजिएगा यहाँ और लिख लीजिएगा टैक्स रेट 50%, ठीक। अच्छा पूछा आपने, लिख लीजिए यहाँ पे टैक्स रेट 50%, ठीक। अब निकालो, तो इसी क्वेश्चन में टैक्स 50% लेके और फिर इंडिफरेंस पॉइंट निकालिए। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, और कोई डेटा चाहिए? प्रेफरेंस शेयर है नहीं इसमें भी। निकाल लिया, लाइए। हेडिंग तो कुछ डाली नहीं आपने, क्या चीज निकाली, हेडिंग तो डाली है? नहीं नहीं वो तो ठीक है, ईवीआईटी निकाला, लेकिन हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट ऐसे करके, ठीक है। आओ जिसका होता जाए चेक कराते जाओ, आते जाओ। ठीक है सब सही है, बस ये ईएस की जगह पूरा लिख दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नहीं वो तो चलो चल जाएगा इतने, ये ईएस ना लिखो, इक्विटी शेयर लिख दो ना इसको, ठीक है।
आप लोग एक काम करना, जैसे ना इसका ना आप स्कैनर ले लो, अकाउंट्स एफएम का स्कैनर, ऊपर आरती मैम से बात कर लेना ऑफिस में, और जो जो चैप्टर होता जाए ना उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना साथ साथ में, तो आखिरी में बर्डन नहीं होगा। तो क्या होगा, साथ साथ में आप करते जाओगे, आप हमसे डाउट पूछते जाओगे कि सर भी ये नहीं आया वो नहीं आया, बाद में करोगे ना तो एक तो तब तक दिमाग से निकल चुका होता है, फिर और डाउट आएगा, फिर आप कहोगे सर इस चैप्टर का उस चैप्टर, तो इसलिए आप करते चलो तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको और क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, प्लस जो मैं आपको दूंगा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसको आप करोगे तो उससे पास्ट ईयर के आपके काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो वो आप ले सकते हो। कंजूसी मत करना, ले लेना। क्योंकि जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्लस जो स्कैनर के क्वेश्चंस आप कर लोगे, आप समझ के चलो कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आप निकल जाएगा, पास हो जाओगे एक ही बार में। बोलो कितना इंडिफरेंस पॉइंट आया? 2000 आ रहा है? नहीं, 3000 नहीं आ रहा, 4600 भी नहीं आ रहा। आपका कितना आया विधि? हाँ ईबीआईटी, इंडिफरेंस पॉइंट मतलब ईबीआईटी 5000 ना, 5000 आएगा। चेक करो, देखो आप लोग ने कहीं ना कहीं गलती करी होगी जिसका नहीं आ रहा। अग्रिमा कितना आया? आ गया? लाओ चेक करो, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, विधि आप भी आ जाओ। खुशी से देखो कहीं पे कुछ गलती करी होगी तुमने। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल देना, ठीक है। बस इसको गोले में ना बंद करो, नहीं ऐसा लगे काट दिया बच्चे ने, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लाइन खींचने तो आएंगे, समझ गए, बाकी ठीक है, गुड। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल देना कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, बाकी ठीक है, वेरी गुड। चेक करिए भाई, 5000 आएगा। क्या हुआ जसप्रीत? जसप्रीत सही बोल रहा हूँ ना तुम्हारा नाम? हाँ, नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? सॉल्यूशन प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा चलो मैं करा दूं क्या एक बार, है? फॉर्मूला सही लिखा है तुमने? अच्छा, सॉल्व नहीं हो पा रहा है ऐसा? मैं देखूं कहां पे गलती है क्या? ले आओ, चलो ले आओ, मैं देख लेता हूँ। है 6000 आ रहा है तो चेक करो बेटा कहाँ गलती है, या फिर मेरे पास लेके आओ, कुछ तो करो, बैठने थोड़ी ना होगा। ईबीआईटी माइनस, तुमने पहले वाले में 4000 का ब्याज लिया है, ठीक है, 1 - 0.4 ईबीआईटी माइनस दूसरे वाले में 1000, ये भी सब तो ठीक किया तुमने। डिवाइड बाई पहले वाले में 1000 शेयर, दूसरे में, ये सब बहुत बढ़िया किया है तुमने। अब सॉल्व करने में देखो, ये 1000 यहाँ पे, 4000 यहाँ पे, ये 3 जीरो काट दो तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई करो, ईबी आ जाएगा। करो करो, आ गया कि नहीं आ रहा है? लो देखिए, ये प्रेफरेंस जब जीरो है ना तो प्रेफरेंस का लिखने की जरूरत ही नहीं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब फॉर्मूले में लिख लो, फिर पीडी जब लिखना ही नहीं, प्रेफरेंस ईयर है नहीं। उसके बाद तुमने ईबीआईटी -4000 किया है, और यहाँ पे ईबीआईटी -1000 किया है, 1 - 0.5 किया है, 1000 है, 4000 है, यहाँ तक तो बिल्कुल बढ़िया जा रही है, ये भी तुमने काट पीट के बराबर कर दिया, बहुत बढ़िया। 0.5 ईबीआईटी -2000, ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है, फिर क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी? नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो यहाँ गलती हो गई, ये 1000 में भी तो 0.5 मल्टीप्लाई करो, 500 हो जाएगा, यहाँ से गलती हो गई। उज्जवल, भविष्य को उज्जवल करना है तो मेरे पास आओ। अंश नहीं आया? आ गया, कहाँ गलती कर रहे थे? अच्छा, और दीक्षित जी आपका क्या हुआ? प्रखर हो गया? कर रहे हैं, ये तुमने लिखा ईबीआईटी -4000, 1 - 0.5 ईबीआईटी -1000, ये एक है कि दो है? अच्छा दो भी लग रहा है, एक भी, जिसको जो समझना है वो समझ ले ऐसा। ओवर राइटिंग, अच्छा। और ये तुमने फिर डिवाइड किया, पहले 4000 डिवाइड किया फिर 1000 डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा हाँ तो,
अरे एक मिनट हमको देख लें तो हम देख ले कहाँ से लग रही। अब तुम्हें अगर पता है, ये भी पता है कि गलती कहाँ से है, तो सही काहे नहीं करी। अगर ये भी पता है तो ये सही है, सही तो जा रहे हो तुम यार, फिर कहाँ पे। अरे भैया मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगा, डिवाइड होगा। अरे तो कम का नहीं, रुको और कहीं भी गलती है, रुक जाओ एक मिनट चेक करने दो। EBIT माइनस 4,000 का ब्याज, 1 माइनस 0.5। तुम लोग तो पंचायत करने लग गए, बाकी लोग सॉल्व होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप पत्ते खेलें बैठ के। EBIT माइनस यहाँ पे तुमने किया 1000, 1 माइनस 0.4 अपॉन 4,000, ये 1,000 4,000, 0.5 EBIT माइनस 2,000। अच्छा 0.5 EBIT माइनस 500, 1,000 4,000। अरे मुन्ना मेरे, ये 1,000 था, यहाँ 4,000 था, कटेगा तो यहाँ 4 थोड़ी ना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। वो कह रहे हो यहाँ से गलती में ऊपर देखने भी नहीं दे रहे हैं। आ गया? और किसी का नहीं आ रहा? आ गया? बगल वाले भाई साहब को, भाई साहब हो गया अनंत? डन? सबका हो गया? सुबह शाम मंदिर जाओ, या जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी करते हो आप, अब वो ही कुछ कर सकता है। या फिर सॉल्व करा करो सुबह शाम, हो जाएगा। आ गया 5,000। अरे वैसे भी नालायक हो जो तुम लोग अलग अलग आंसर बता रहे थे, 5,000 पे तो सेम था, बताया तो था, बताया तो था कि कितने EBIT पे सेम आ रहा था। आंसर तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना, 5,000 पे सेम था तो 5,000 तो आता। आप कोई 6,000 बता रहा, कोई कुछ बता रहा, 5,000 पे सेम था। ठीक है, चलें अब आगे। कितने तरीके के लेवरेज होते हैं? कौन कौन से? 3, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। वैसे तो 3 ही होते हैं, लेकिन आजकल ना एक नई तरीके का भी लेवरेज चल रहा है, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। क्या नाम है? आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा 3 ही, अगर वो पूछे ना कितनी तरीके के, तो 3 ही बताइएगा। वर्किंग कैपिटल कोई साफ साफ पूछे तब बताते हैं। अब ये होता क्या वर्किंग कैपिटल लेवरेज, थोड़ा मैं समझा देता हूं। कभी ये वर्ड वर्किंग कैपिटल सुना है आपने क्या? कोई समझा सकता हो एक आधी लाइन में, या कोई फॉर्मूला बचपन में कभी पढ़ा हो, या कुछ भी आप समझाना चाहें? फिर से बोलो। डे टू डे एक्सपेंसेस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई समझाना चाहता है? बेसिकली छोटे में शायद आपको पढ़ाया गया हो कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रोजमर्रा की खर्चे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उसका हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो एक व्यापार चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बेसिकली एक चाहिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, मशीन बिल्डिंग वगैरह, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दूसरा चाहिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, बनाएंगे, है ना, तो उससे बेचेंगे, डेटर्स आएंगे, तो एक इन्वेस्टमेंट होती है करंट एसेट्स में। तो जो करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट है, वो है हमारी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल निकालनी हो तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वैसे तो हमारे इसी सब्जेक्ट में आपको मैं एक चैप्टर भी पढ़ाऊंगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर। अब ये वर्किंग कैपिटल का लेवरेज क्या है, देखो सपोज करो, मान लो आपने अपने, मान लो एक शॉप है आपकी, लेट्स से, मान लो ऐसे समझते हैं, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, इधर देखना। मान लो एक मिस्टर ए है, इनका भी व्यापार है, और मिस्टर बी का भी उसी चीज का व्यापार है, मान लेते हैं दोनों का व्यापार है। मिस्टर ए ने कमाए पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया, वो मान लो 1 करोड़ कमाया। कितने रुपए? 1 करोड़। और मिस्टर बी ने जो प्रॉफिट कमाया पूरे साल में, वो 1.1 करोड़ कमाया। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, अपने मन से जो फिगर आई उसको। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में, दोनों का व्यापार सेम ही चीज का है, मतलब से एक पेन बेचता दूसरा भी पेन बेचता, दोनों में ज्यादा मुनाफे में कौन है? जाहिर सी बात है दिख रहा है मिस्टर बी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मिस्टर ए ने ये जो 1 करोड़ कमाए, इसमें इन्होंने जो करंट एसेट्स लगाए, जो इन्वेस्टमेंट करी, करंट एसेट्स मतलब सीए मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्होंने लगाए 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे और कमाए 1 करोड़। और मिस्टर बी ने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे और कमाए 1.1 करोड़।
अब बताओ कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है? ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट तोलते हैं ना, तो वो प्रॉफिट एक रिलेटिव फिगर है, कितना लगा के कितना कमाया, कितना लगा के कितना कमाया। तो मिस्टर ए ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन्होंने केवल 2 करोड़ रुपए लगाए और 1 करोड़ कमा लिया। इनको 20 लगाने पड़े तो 1.1 करोड़ कमा पाए। तो इनके पास, तो मिस्टर ए के पास जो स्पेयर फंड्स होंगे 18 करोड़ जो बच गया, जो नहीं लगाया, वो कहीं यूज कर सकते थे, या हो सकता है लोन पे लाते तो ब्याज बच गया। वर्किंग कैपिटल लेवरेज हमको क्या बताता है? वर्किंग कैपिटल लेवरेज ये बताता है कि सर, अगर हम अपने करंट एसेट में कोई भी चेंज करेंगे, जिसमें चेंज करेंगे करंट एसेट में, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे यानी मेरे रिटर्न पे कितना पड़ेगा, उसको तोलने का, उसको मेजर करने का तरीका है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। वर्किंग कैपिटल लेवरेज ये बताता है कि करंट एसेट्स में अगर आप चेंज करेंगे तो आपके रिटर्न में कितना चेंज होगा, आपका रिटर्न कितना सेंसिटिव है आपके करंट एसेट के चेंज को लेकर के, आपके करंट एसेट के चेंज को लेकर के। जैसे आज की तारीख में क्या है, शोबाजी का जमाना है। मैं आपको समझाता हूं, बहुत छोटी सी एक बात समझाता हूं। मान लो एक दो शॉप है, दोनों बगल बगल शॉप है, और एक शॉप में काफी सारा सामान भरा हुआ है, देखने में बड़ी सुंदर है, लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है। दूसरी शॉप में कम सामान है और आपको खरीदना है एक पार्ले जी का बिस्किट। आप नॉर्मली दोनों बगल बगल है, आमतौर पे किसके यहां जाएंगे? जो दिल से आवाज है वो बताना, भला करने वाली बात है। नहीं, छोटी में जाओगे कि बड़ी वाली में जाओगे? बड़ी वाली में जाता है, चक्का है। नहीं नहीं, अरे चलो पार्ले जी नहीं, मैगी लेनी है, 5-10 रुपए नहीं, हम 50 वाला पार्ले जी खरीद रहे हैं, 5 वाला, हमें 50 वाला खरीदना है, ठीक, अब ठीक है। हाँ, आमतौर पे इंसान किस में जाएगा, नॉर्मली किस में जाएगा? बड़ी वाली में, भले ही पार्ले जी दोनों ने रख रखा है। तो चक्का चौंध का जमाना है। करंट एसेट अगर हमने बहुत कम कर दिए तो हो सकता है कस्टमर घुसे ही ना अंदर, कि इनके पास होगा नहीं, होगा भी तो बुरा ना हो, ये बढ़िया दुकान है, चलो एसी में चलते हैं अंदर, है ना। आपको वर्किंग कैपिटल कितनी लगानी है, कितनी नहीं लगानी है, उससे आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इस बात को बताता है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। आने की संभावना एग्जाम में बहुत कम है, लेकिन तब भी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में कवर किया, इसलिए मैंने कवर किया हुआ है कि भाई हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो हमें आना चाहिए। देखते हैं क्या है, पहले तो पढ़ के देखते हैं। वर्किंग कैपिटल लेवरेज, वन ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ लेवरेज, आजकल जो एक नए तरीके का लेवरेज चल रहा है, इज वर्किंग कैपिटल लेवरेज which is used to locate investment in working capital। क्यों भैया, हमें इससे क्या पता चलता है अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है वर्किंग कैपिटल में या करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट बोल लो या करंट एसेट बोल लो। वर्किंग कैपिटल लेवरेज अंडरलाइन करिएगा, मेजर्स सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट। क्या मतलब, वर्किंग कैपिटल लेवरेज ये मेजर करता है कि आपका रिटर्न कितना सेंसिटिव है, किसको लेकर के, करंट एसेट को लेकर के। वैसे एक ऐड नहीं आता इसे, ठंडा गर्म खाने से दांतों में झंझनाहट होती है, तो अगर दांतों में झंझनाहट, दांत आपके सेंसिटिव है, जैसे ही गर्म कुछ जाता है, ठंडा कुछ जाता है, दांत हिलने लग जाते हैं, वैसे ही करंट एसेट में अगर हम कोई चेंज करें तो क्या वाकई हमारे रिटर्न में फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितनी तेजी में पड़ेगा, वो बताता है। निकालने के यहां पे भी 2 फॉर्मुलेज है। अगर हमको परसेंटेज चेंज में निकालने का फॉर्मूला दिया हो तो परसेंटेज चेंज इन आरओआई। सर आरओआई क्या हुआ? आरओआई का फुल फॉर्म, वेरी गुड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और अगर ये फॉर्मूला ना हो तो सीधा फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट, सीए मतलब करंट एसेट, अपॉन टीए यानी टोटल एसेट, माइनस डेल्टा करंट एसेट मींस चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट। मैं बताता हूं कैसे होगा, क्वेश्चन कराता हूं आपको। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो बस आप ये 2 फॉर्मूले दिमाग में रखो कि अगर पूछ बैठे इंस्टीट्यूट तो आना चाहिए। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर 2 कंपनीज, क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द सेंसिटिविटी अर्निंग्स ऑफ द 2 कंपनीज फॉर 30% चेंज इन द लेवल ऑफ देयर करंट एसेट। एक बात अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको पढ़ के कैसे समझ में आएगा कि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है, या तो सीधे बोल देता यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल लेवरेज, वो बोल नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर कि कितना सेंसिटिव है आपकी अर्निंग, 30% अगर हम चेंज करते हैं करंट एसेट में, तो आपको ये पढ़ के समझना पड़ेगा अगर ऐसे पूछे तो, कि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है। वो यही बताता है कि हमारी अर्निंग कितनी सेंसिटिव है हमारे रिटर्न को लेकर के, मतलब करंट एसेट में अगर चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। सर डेटा में लिखा है एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड में फिक्स्ड एसेट 4 लाख के हैं, वाई लिमिटेड में 10 लाख के, करंट एसेट 10 लाख के हैं यहाँ पे और 4 लाख के यहाँ पे। टोटल एसेट की बात करें, एक्स लिमिटेड में 4 लाख के फिक्स्ड हैं, करंट है 10 लाख के, टोटल कितने हो गए बेटा, 14 लाख।
वाई में भी 14 लाख ही टोटल, लेकिन वाई में क्या है, फिक्स्ड एसेट ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है। ठीक है, अर्निंग बिफोर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1.5 लाख नीचे तो आंसर है। पहले तो ये बताओ सर, दो अलग अलग कंपनियां हैं, हमें वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है, कौन सा डेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऊपर, ये परसेंटेज चेंज वाला कि ये नीचे वाला, कौन सा लगेगा? नीचे वाला। परसेंटेज चेंज तो 2 साल दिए होते या कुछ ऐसा, तब अपन निकालते नीचे वाला। तो मैं करा रहा हूं, आप पहले एक बार देख लीजिएगा फिर नोट करिएगा। वर्किंग कैपिटल लेवरेज का ये फॉर्मूला है, और सर किसके लिए निकालें, यहां पे लिख रहा हूं एक्स लिमिटेड के लिए। अगर मैं निकालता हूं फॉर्मूला तो ऊपर है ही, आप जब कॉपी में करिएगा तो फॉर्मूला लिख लिख के, एक्स लिमिटेड के लिए वर्किंग कैपिटल लेवरेज। सर क्या फॉर्मूला है ऊपर, अगर आप देखें तो लिखा है करंट एसेट। बताओ एक्स लिमिटेड के करंट एसेट कितने, 10 लाख, तो ऊपर मैंने लिख दिया 10 लाख अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट कितने एक्स लिमिटेड के, 14 लाख, माइनस सर करना है, माइनस चेंज इन द लेवल ऑफ करंट एसेट। माइनस डायरेक्टली करंट एसेट नहीं लिखा है, माइनस चेंजेस, ये लिखा है ना, चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट। सर ये कहां है, ये बताया ना कितने परसेंट, 30%। 30% किसका, करंट एसेट का, 10 लाख का। 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लाख। तो 14 लाख माइनस 3 लाख, तो नीचे कितना हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा। 10 लाख ऊपर और अपॉन 11 लाख, जरा करो कैलकुलेटर में, 10 अपॉन 11, 0.9। 0.9 के बाद जीरो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है, डेसिमल के बाद आप लगाइए। अरे मैडम ऐसा नहीं होता है, फिर 2 से 3 डिजिट लिखनी होती है। डेसिमल के बाद आखिरी डिजिट जो जीरो लगाएं या नहीं लगाएं वो एक चीज होती है। आप 90 भी लगा देंगे तो भी ठीक है, हम 0.9 लिख देंगे तो भी ठीक है, आप भी ठीक है हम भी ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि हम गलत है। हाँ। हम ही से पढ़ के हम ही को समझा रहे हैं, जमाना देख रहे हैं, उसमें बोलता है ना पंचायत में, देख रहे हो विनोद। चलो खैर, वाई लिमिटेड का बताओ, करेंट एसेट बताइए कितने आएंगे, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख अपॉन टोटल एसेट बताइए 14 लाख, और माइनस बताइए अब कितना लिखे माइनस में, ये आप बताएंगे। करंट एसेट 4 लाख का 30% निकालो, 1,20,000 माइनस करिए 4 लाख, अंश सीधे बैठिए, अपॉन माइनस करिए, इसको कितना बचता है, 12,80,000 कितना बचता है बताइए, डिवाइड करिए, 0.3125। तो किसका रिटर्न ज्यादा सेंसिटिव है, 0.3125 की 0.9 है? आवाज नहीं, जीरो तो सुनाई दिया, 0 पॉइंट के आगे कुछ नहीं सुनाई दिया। 0.9 यानी एक्स लिमिटेड का ज्यादा सेंसिटिव है। बस अब आपको दोनों निकालने, कॉपी खोलिए, करके सॉल्व करिए, फॉर्मूला लिखिए, सॉल्व करिए। ये कर लीजिए, फिर आपकी छुट्टी। आज जाके घर पे ना एक जगह पे सारे फॉर्मूले जो जो है ना वो लिख लेना, ताकि एग्जाम टाइम पे आप जब करोगे ना, एक पतली सी कोई डायरी या कुछ ऐसा बना लेना जहां पे फॉर्मुलेज आप लिखते चलोगे अभी से, तो एग्जाम टाइम पे एक बार आखिरी के दिन पे आप फॉर्मूला बस देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। बाकी रिवीजन तो करते चलना, क्वेश्चन बार बार लगाओ, स्कैनर मैंने आपको बताया वो ले लो। मैंने देखा है आजकल का जो नई जनरेशन आती है कंजूसी करती है स्कैनर वगैरह खरीदने में, वो कहती है उत्ते का पिज्जा खा लेंगे, मोबाइल रिचार्ज करा लेंगे। हम देखा है ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले हम लोग के समय पे हम लोग पास पैसे नहीं होते थे लेकिन बचा बचा के बुक जरूर खरीदते थे। अब बच्चे बुक्स कहते बुक्स में कौन खरीदेगा। तो प्लीज लगा लीजिएगा, आप ही का बेनिफिट होगा, उससे आप पास हो जाएंगे एक बार में। फॉर्मूला लिख के करिएगा, और मैंने WCL लिखा है, पूरा लिखिएगा, वर्किंग कैपिटल लेवरेज।
प्राची, अब आपका आ गया, सॉल्व हो गया था ये वाला 5666 आप बता रही थी, वो आ गया था 5000 फिर बाद में ये आ गया, दोनों सॉल्व हो गए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए अपन फिर इतना ही करते हैं। होमवर्क यही रहेगा आपका कि एक बार सारे क्वेश्चंस एक बार कर लीजिएगा एक एक बार, और मेरे को एक बार चेक करा देना, और फॉर्मुलेज एक जगह लिख लेना सारे। ठीक, थैंक यू।